अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। कदीम ज़माने से इंसान के दिमाग में ये सवाल उभरते आ रहे हैं कि ये कायनात की इब्तिदा कब और कैसे हुई। इंसान हमेशा से ये जानना चाहता था कि कायनात कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। ये वो सवालात थे जिसने इंसान को हमेशा से बेचैन रखा था और उस बेचैनी के चलते वो ये सवाल उठा रहा था। तो इस बेचैनी को हल करने के लिए कदीम इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ, मुख्तलिफ़ मजहबी रिवायात के ऊपर जो है ना, मजहबी रिवायात के बेस के ऊपर इस तरह कुछ कहानियाँ वज़ह की कि वो कायनात की ओरिजिन को, कायनात यूनिवर्स के ओरिजिन को जो है वो क्या कर रही थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी। ये कहानियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती थी। किसके थ्रू? कहानियों के थ्रू, या बलद के थ्रू, या फिर जो है राइटिंग्स के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू। ये कहानियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती थी। कहा जाता है कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ कल्चर्स में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ पाई जाती हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से लेकर कि भाई इस कायनात का आगाज़ किस तरह हुआ। पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ पाई जाती हैं। कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपसे शेयर करते हैं। सेंट्रल अफ्रीका के बोशिंगो लोगों के मुताबिक सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ डार्कनेस थी, पानी था और सिर्फ एक खुदा था जिसको वो नाम देते हैं बम्बा का। तो लिहाजा वो कहते हैं कि एक दिन बम्बा जो है मैदे में, उसके स्टमक में दर्द हुआ, तो ज़्यादा दर्द की वजह से उसने उल्टी की। उस उल्टी के नतीजे की वजह से, उस उल्टी की वजह से जो है सूरज का ज़हूर हुआ और सूरज की वजह से पानी का कुछ हिस्सा सूखा और उसमें से एक ज़मीन उभरी। उसके बाद स्टिल इन पेन बम्बा ने उसके बाद दोबारा उल्टी की, तो लिहाजा उसके नतीजे में जो हमारा जो मून है, जो स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें वजूद में आ गई। उसके बाद जो है जानवर वजूद में आए, जिस तरह के चीता, मगरमच्छ, केचुआ, ये सारी चीज़ें, और फाइनली आखिर में इंसान जो है वो वजूद में आया। तो कदीम ज़माने के वो सेंट्रल अफ्रीका के बोशिंगो लोग इस कहानी को सच मानते थे। वो ये कहते थे कि ये सच है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जर्वेशनल फैक्ट नहीं था, उन लोगों ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की थी, साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, कोई ऑब्जर्वेशन उन लोगों ने नहीं की थी। सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो है फेथ था कि भाई ये चीज़ है, क्योंकि उनको उनके कल्चर में, उनके सकाफ़त में इस चीज़ को कहा जाता था और नस्ल दर नस्ल उनको यही कहानियाँ सुनने को मिलती थी। तो लिहाजा वो लोग इस चीज़ पे ईमान रखते थे कि भाई कायनात का वजूद, कायनात का आगाज़ इस तरीके से हुआ। इस तरह एक और इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी है जिसको हम कहते हैं पोलिनेशियन क्रिएशन मिथ। इसके मुताबिक जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो किस चीज़ से इमर्ज हुई? वो एक शेल से इमर्ज हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, एक शेल था पहले, आहिस्ता आहिस्ता वो शेल जो है खुलता गया, उसमें से लाइट निकली। तो लिहाजा जब शेल था, जो शेल था उसका जो टॉप का हिस्सा है वो रगनी कहलाया, जिसका मतलब है स्काई, और जो नीचे का जो हिस्सा था, जो नीचे का जो शेल का पार्ट था, वो कहलाया पापा, इसका मतलब है अर्थ। तो लिहाजा उनके मुताबिक रंगी और पापा इन दोनों को आपस में मोहब्बत हुई और इस प्यार के नतीजे की वजह से तो गॉड था वो क्या हुआ? वो पैदा हुआ। तो उस गॉड ने जो है पूरी जो यूनिवर्स है, जो जितने जो प्लैनेट्स हैं, हमारी जो अर्थ है, पूरी जो यूनिवर्स है, इसको क्या किया? इसको क्रिएट किया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है माइथोलॉजी है चाइना से रिलेटेड। तो चाइना कहते हैं, जो चाइनीज़ का जो बिलीफ था वो ये था, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़, वो ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग थिंग थी जिसका नाम था पेंगू। तो पेंगू जो है ना किस चीज़ से उभरा? यहाँ पर जो है ना पहले एक कॉस्मिक एग से जो है जो पांगू था वो क्या हुए? वो उभरे। तो उस कॉस्मिक एग की वजह से जब वो पांगू उभरे, तो लिहाजा एक का जो ऊपर जो है जो हिस्सा था वो क्या कहलाए? वो अर्थ, जो स्काई थी, और जो नीचे का जो हिस्सा था
एग का, वो क्या थी, वो ज़मीन थी। तो लिहाजा ये जो कॉस्मिक एग है जिससे जो पांगू निकला था और जिसके जो ऊपर शेल से आसमान बनाई गई, जो नीचे का जो शेल था उससे जो है ज़मीन बनाई गई। तो लिहाजा ये जो है ये ग्रेजुअली क्या हो रहे थे, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो रही थी। पांगू हज़ार सालों तक जो है क्या हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे से जो है दूर होते रहे। और एक ऐसा टाइम आया कि ये जो स्काई है ये अपनी सही जगह पे जा कर के, सही पोजीशन पे जा कर के लग गई, और जो नीचे का जो एक का जो हिस्सा है जिसको अर्थ कहा जाता है, तो लिहाजा वो भी जा कर के एक वक्त में सही जगह पे, लिहाजा दोनों जो शेल्स थे वो सही जगह पर जा कर के फिक्स हो गए। उसके बाद पांगू का क्या हुआ, उसके बाद पांगू टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके जो बाजू थे, उसके जो लेग्स थे, तो कहा जाता है कि उसके बाजू और उसके लेग्स की वजह से जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए और इन्होंने पहाड़ की शक्ल इख्तियार की। उसकी जो सांस थी वो उसने विंड की शक्ल इख्तियार की, हवा की शक्ल। और उसकी जो आंखें थी वो क्या हुई, वो सन, मून, जो सितारे और सैयारे हैं, इसकी शक्ल इख्तियार किया। तो लिहाजा इस तरह जो है जो पूरी यूनिवर्स है वो इस तरह बनी। ये चाइनीज़ का बिलीफ था, क्योंकि चाइनीज़ ये कहते थे, चाइनीज़ का ये बिलीफ था कि जितनी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा वो क्या है, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड्स है। हम जब देखते हैं ये सितारे सैयारे जो हम देख रहे हैं, ये खुदा के, पांगू का जो कहते थे खुदा है, उसका जो है उसके जिस्म का हिस्सा है जो अभी डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो जैनिज़्म की है, और वो इन कहानियों से अलग है। जैनिज़्म के मुताबिक कायनात ना कभी क्रिएट हुई है, ना कभी क्रिएट हुई है और ना कभी डिस्ट्रॉय होगी। वो ये कहते हैं कि जो कायनात में जो चीज़ ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, जो यूनिवर्स है वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और इस यूनिवर्स में जितनी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना कभी क्रिएट हुई हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, वो कन्वर्ट होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, ना कभी यूनिवर्स क्रिएट हुई है और ना कभी बनी है। ये जैनिज़्म का तस्वुर था कायनात को लेकर के। ये जितनी जो माइथोलॉजीज थी, जितनी जो मिथ थी, पुराने लोग इस पे बिलीव करते थे। वो इस वजह से करते थे क्योंकि उनके पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई फैक्ट नहीं था, कोई उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं की थी, कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ ये उन सवालात के जवाबात चाहते थे, क्योंकि इंसान क्यूरियस है, वो चाहते हैं कि मुझे अपने सवालात के जवाबात मिले। तो उन लोगों ने मुख्तलिफ ऐसी स्टोरीज़ हैं वो गढ़ना शुरू की, सिर्फ अपने इत्मीनान के लिए, ताकि, और ये जो कहानियाँ हैं वो उसको सच मानते थे। क्यों, किस बेस पे, सिर्फ और सिर्फ फेथ के बेस पे वो इनको सच मानते थे। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स है जो है कायनात के आगाज़ का कंसेप्ट देता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का जो है वो कंसेप्ट देता है कि भाई कायनात का आगाज़ किस तरह हुआ। वन बाय वन इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि मुख्तलिफ रिलीजन में कायनात का कंसेप्ट, कि कायनात किस तरह बनी, इसका कंसेप्ट क्या है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्रिएशन स्टोरी है वो हम जेनेसिस से लेते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो क्या है, जेनेसिस क्रिएशन स्टोरी। इस स्टोरी को मतलब कि तौरात में भी डिस्कस हुआ है, जूविश की मुकद्दस किताब है, और क्रिश्चियनिटी में जो है, क्रिश्चियनिटी भी इनको मानते हैं, क्रिश्चियन जो है वो भी इनको मानते हैं। और ये जो क्रिएशन स्टोरी है, जेनेसिस क्रिएशन स्टोरी है, जब आप जेनेसिस उठाओगे, मतलब कि किताब पैदाइश, ये उनकी मुकद्दस किताब का नाम है। किताब पैदाइश में शुरू में पूरी कायनात की जो स्टोरी है वो लिखी गई है कि यूनिवर्स किस तरह जो है वो क्या हुई, वो वजूद में आई, और किस तरह जो है वो आज तक पहुंची, मतलब किस तरह यूनिवर्स वजूद में। ये पूरी कहानी जो है वो जेनेसिस में लिखी गई है। जेनेसिस शुरू ही ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से होता है कि भाई कायनात किस तरह बनी। तो जेनेसिस के कहानी के मुताबिक के शुरू में सिर्फ और सिर्फ खुदा था। खुदा ने क्या किया, खुदा ने पहले आसमान बनाए, उसके बाद ज़मीन बनाई। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, कुछ नहीं था, यहाँ पे वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी ज़मीन। और सिर्फ खुदा की जो स्पिरिट थी वो पानी के ऊपर थी। लिहाजा खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। खुदा ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया, तो खुदा ने रोशनी को दिन का नाम दिया और अंधेरे को रात का नाम दिया। और जेनेसिस के अकॉर्डिंग जो पूरी जो यूनिवर्स है वो खुदा ने बनाई है 6 डेज के अंदर। उसके बाद 7वें दिन खुदा ने आराम किया
और इसी वजह से इस दिन को खुदा ने स्पेशल दिन जो है वो मुकर्रर किया, क्योंकि इस दिन खुदा ने 7वें दिन खुदा ने आराम किया था। और यही स्टोरी है जेनेसिस की स्टोरी। फिर बाद में जो है ये जा कर के ये कि इस तरह कायनात बनी और इंसान, पहला इंसान किस तरह बना, खुदा ने मिट्टी से इंसान बनाया, उसके बाद जिसको वो आदम कहते हैं, उसके बाद आदम की पसली से हवा निकली, और जब पसली से हवा निकली तो खुदा ने उस मर्द की उस पसली की जगह जो है वो क्या, वो गोश्त से भर दिया। तो खुदा इस वजह से, मतलब कि ये मर्द के जिस्म का टुकड़ा है, मर्द की पसली से निकली गई है, इसलिए जेनेसिस में लिखा है कि इसको नारी कहलाए, क्योंकि नारी का मतलब ये है कि ये मेल से पैदा की गई है। इस तरह एक लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिंदू माइथोलॉजी में कि हिंदुइज्म जो है ना वो किस तरह सोचते हैं और वो क्या कहते हैं कि कायनात किस तरह वजूद में आई। तो ये लास्ट स्टोरी है। बहुत ज़्यादा स्टोरीज, मैंने आपको कहा कि 100 से ऊपर की स्टोरीज़ हैं मुख्तलिफ दुनिया में और एक दूसरे से अलग अलग हैं, लिहाजा हमने आज से सिर्फ कुछ ही जिक्र किए हैं। तो लास्ट जो स्टोरी है वो है हिंदू क्रिएशन माइथोलॉजी या हिंदू क्रिएशन मिथ, के भाई हिंदुइज्म जो है ना किस तरह देखती है कि कायनात किस तरह क्या हुई, शुरू हुई, कायनात का आगाज किस तरह हुआ। तो हिंदू क्रिएशन मिथ, जिसको पुरुषा सुक्ता भी कहा जाता है, ये पार्ट है ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो है ना इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म के लिए। हिंदुइज्म के मुताबिक जो यूनिवर्स है वो क्या थी, वो केओस थी, मतलब बेतरतीब थी, केओस थी। इसका जो है ना यहाँ पर डार्कनेस थी, कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्म, कुछ नहीं था यूनिवर्स का। तो लिहाजा इस स्टेट ऑफ द केओस से, इस केओस की हालत में यहाँ से जो है ना ब्रह्मा निकल कर आए, जिसको वो गॉड कहते हैं, द ग्रेट गॉड, उनका ब्रह्मा, वो इस केओस से निकल कर के आए। और उसके मुताबिक जो ब्रह्मा वो केओस से उभरे तो उसने सबसे पहले क्या किया, तो उसने जो है अर्थ को, वाटर को, सॉइल को, ईथर को, फायर को, ये 5 जो एलिमेंट्स है एक दूसरे से अलग किया। और जब इन चीज़ों को अलग किया तो उसके बाद क्या किया, इस अलहदगी की वजह से, इन 5 एलिमेंट्स की अलहदगी की वजह से जो यूनिवर्स है ये क्या हुई, ये क्रिएट हुई। ओल्ड फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म के मुताबिक जो ब्रह्मा है, जिसको 4 सरों से दिखाया भी जाता है, जो ब्रह्मा है वो क्या हुए, वो जो है सोने के अंडे से पैदा हुए। और उसने क्या किया, उसने जो दुनिया है, सारी दुनिया, जो पूरी जो यूनिवर्स है, उसको क्रिएट की। ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा है उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले गॉड्स क्रिएट किए और डीमंस क्रिएट किए। तो जब गॉड्स को भी क्रिएट किए और डीमंस को भी क्रिएट किए तो लिहाजा इन गॉड्स और डीमंस के दरमियान जंग होती रही। तो लिहाजा ये अमन में एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं रह सकते थे, तो लिहाजा दोनों के दरमियान जंग हुई। तो इस जंग में जो है जो गॉड्स हैं वो फतेहाब हो गए और जो डीमंस थे उनको शिकस्त हो गई। तो लिहाजा इन गॉड्स ने ब्रह्मा को कहा कि भाई आप हमारे लिए जो एक इंसान क्या करें, वो क्रिएट करें जो हमारी इबादत करे और जो रिचुअल्स हैं हमारे लिए वो परफॉर्म करे। तो ब्रह्मा ने इंसान क्रिएट किया। तो लिहाजा जब ब्रह्मा ने इंसान को क्रिएट किया तो लिहाजा ये इंसान इम्परफेक्ट था, उसके पास लैक ऑफ नॉलेज थी, कोई इल्म नहीं था। तो लिहाजा जो गॉड्स थे उन्होंने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान को सही रास्ते दिखाने के लिए, इंसान को जो है, इंसान को रसूमात, मजहबी रसूमात अदा उनको सिखाने के लिए इनको वेदास दी गई। वेदास का मतलब है अ सीक्रेट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। इनकी जो मजहबी जो टेक्स्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको वेदास कहा जाता है। तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर के, कि किस तरह मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से हमें किस तरह की कहानियाँ देखने में मिलती हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ लोग किस तरह सोचते हैं कि भाई कायनात जो है वो किस तरह जो है, पहले कदीम लोग क्या सोचते थे कि कायनात किस तरह वजूद में, किस तरह बनी। इसके अलावा जो हमने मजहबी एस्पेक्ट पे जिक्र किया कि किस तरह जो है जेनेसिस में ये दिखाया गया है कि कायनात किस तरह क्रिएट हुई, या हिंदुइज्म में दिखाया गया है कि कायनात किस तरह क्रिएट हुई। तो ये आज हमने आपके सामने रखा। इसके बाद फर्दर इंशाल्लाह हम साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ जाएंगे कि मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या कहती हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर के। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में जितनी जो माइथोलॉजीज़ थी, एंशियंट माइथोलॉजीज़ थी, कि उनका जो पुराने लोग थे, जो कदीम लोग थे, उनका नज़रिया क्या था कायनात के बारे में, कायनात की क्रिएशन के बारे में उनका क्या नज़रिया था।
तो हमने देखा था कि हर एक जो कल्चर के मुख्तलिफ लोग हैं उनका अपना अपना अलग नज़रिया था, जो हमने एक्सप्लोर किया था अपनी पिछली वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है उसकी तरफ जाएंगे कि भाई साइंटिफिक वे में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो हमारी जो कायनात है इसकी इब्तिदा हुई और हमारी जो कायनात है यानी कि हमारी जो कायनात किस तरह जो है वो वजूद में आई। तो इस बारे में आज हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करेंगे यानी कि साइंटिफिक थ्योरीज की तरफ हम जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएंगे और हम ये डिस्कस करेंगे इसके साइंटिफिक वे में कि ये कायनात किस तरह वजूद में आई। तो हम साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ जाएंगे। इसके अलावा बिग बैंग को हम समझेंगे कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या कहती है, और जो ये समझा जाता है कि बिग बैंग जो है वो क्या था, वो एक अजीम धमाका था और अजीम धमाके की वजह से एक धमाका हुआ और हमारी जो यूनिवर्स है वो वजूद में। क्या इस बात में कोई सदाकत है या नहीं, ये डिस्कस करेंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव थ्योरीज हैं हम इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग से पहले कौन सी थ्योरी जो है वो राइज थी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो कायनात की इब्तिदा किस तरह हुई। 1920 का साल है और कैलिफोर्निया का मकाम है और यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एडविन हबल। यकीनन आपने नाम सुना होगा। एडविन हबल अपने पावरफुल टेलीस्कोप से जो दूर की जो गैलेक्सीज हैं उसका मुशाहिदा कर रहे थे। एडविन हबल जो ऑब्जर्व कर रहे थे, दूर की जो गैलेक्सीज हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एडविन हबल ने 2 माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज की। पहली जो डिस्कवरी है उसने ये की कि जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये सिर्फ वाहिद एक गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती है। यानी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में सिर्फ एक गैलेक्सी है हमारी। दूसरी जो डिस्कवरी हबल ने की वो ये की कि जो गैलेक्सीज हैं ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी कायनात है, हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है। तो हबल ने ये अमेजिंग डिस्कवरीज की, लेकिन अभी तक साइंस की दुनिया में ये बात साबित नहीं हुई कि कायनात की इब्तिदा किस तरह हुई। यानी कि जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं इसकी जो इब्तिदा है वो किस तरह हुई, कैसे हुई इसकी इब्तिदा। एडविन हबल ने ये डिस्कवरीज 1920 में की। उसके कुछ साल बाद एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमार्ट्रे। उन्होंने जो हबल की जो डिस्कवरीज हैं उसको इस्तेमाल किया एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने के लिए, और वो सवाल ये था कि ये कायनात किस तरह वजूद में, ये सारी चीज़ें किस तरह वजूद में आई। इस सवाल का जवाब देने के लिए जो जॉर्ज लेमार्टे हैं उसने क्या किया, उसने जो हबल की डिस्कवरीज हैं उसको इस्तेमाल किया इन सवालात के जवाब देने के लिए। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह हमें पता है ऑब्जर्वेशन से कि जो हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से दूर हो जा रही है। यानी कि हमारी जो कायनात है वो क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है। तो अगर हम इस प्रोसेस को रिवाइंड करें यानी कि उल्टा चलाएं तो लिहाजा क्या होंगी, गैलेक्सी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, सही है, एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर हम इस प्रोसेस के और रिवाइंड करें तो लिहाजा हम एक ऐसे मकाम तक पहुंचेंगे कि जो कायनात है ये या जो कायनात है इसमें जो जितनी जो गैलेक्सीज हैं, जो सारा कुछ है वो क्या होगा, वो सब कुछ सिकुड़ करके एक पिन पॉइंट यानी कि एक बॉल के अंदर यानी कि एक पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, जिसको हम नाम दे सकते हैं कॉस्मिक एटम। हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या हुई, वो वजूद में आई है एक सिंगल अनइमेजिनेबल एक डेंस पॉइंट था जिसको हम नाम दे सकते हैं सिंगुलैरिटी। यानी कि सिंगुलैरिटी थी, सही है, और उससे हमारी उस सिंगुलैरिटी से जो है हमारी जो कायनात है वो वजूद में आई है। यानी कि 13 बिलियन साल पहले हमारी जो कायनात है वो एक सिंगुलैरिटी से वजूद में आई। 1931 में लेमार्टे ने ये सजेस्ट किया कि हमारी जो यूनिवर्स है वो पहले क्या थी, वो पहले एक्सट्रीमली डेंस एक सिंगल पॉइंट एक्सट्रीमली डेंस थी। एक एक्सट्रीमली डेंस पार्टिकल से हमारी जो यूनिवर्स है वो वजूद में आई है, जिसको हम नाम दे सकते हैं सिंगुलैरिटी का, या जॉर्ज लेमार्टे जिसको नाम देते हैं प्रीमिवल एटम का। यानी कि एक प्रीमिवल एटम थी, सही है, एक प्रीमिवल एटम के नतीजे में जो हमारी कायनात है
इसका क्या हुआ, इसकी जो हमारी जो कायनात है वो इस प्रिमीवल एटम का नतीजा है। लिहाजा उस वक्त हम इसको थ्योरी ऑफ प्रिमीवल एटम का नाम दे सकते हैं। उस वक्त कोई बिग बैंग का नाम नहीं आया था। जॉर्ज लिमाटे ने जो ये बात कही थी उसको नाम दिया जाता था थ्योरी ऑफ प्रिमीवल एटम का। पहले जो है बिग बैंग का नाम नहीं था। बिग बैंग का जो नाम है वो बाद में पढ़ा था, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह पढ़ा था। लेकिन जो थ्योरी ऑफ प्रिमीवल एटम की जो जॉर्ज लिमाटे ने प्रेजेंट की थी, उसके मुताबिक जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, जो कि हमें हब्बल की डिस्कवरी से ये पता चला है कि जो कायनात है वो क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है। तो लिहाजा अगर हम इस प्रोसेस को रिवाइंड करें तो लिहाजा हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे थ्योरेटिकली अनइमेजिनेबल है, डेंस पार्टिकल है, जिसको वो नाम देता है प्रिमीवल एटम का, सही है, जिसको हम कह सकते सिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं। तो लिहाजा उससे हमारी जो यूनिवर्स है उसकी क्या हुई, उसकी जो शुरुआत हम उस पार्टिकल से हुई। यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि जो ये आइडिया था कि कायनात की एक शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले स्टेडी स्टेट थ्योरी को माना जाता था और स्टेडी स्टेट थ्योरी के मुताबिक जो कायनात है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो लिहाजा ये आइडिया कि कायनात की एक बिगिनिंग है, ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सजेस्ट किया था कि कायनात की एक शुरुआत है, यानी कि बिगिनिंग है। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम को डिस्क्राइब कर रही थी। यानी आइंस्टाइन ने ये सजेस्ट किया था कि जो यूनिवर्स है वो उसको स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि वो साकिन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यूनिवर्स को एक्सपेंड होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत सारे फिजिसिस्ट थे उस वक्त वो इस चीज़ पे बिलीव कर रहे थे कि जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो स्टैटिक है और यूनिवर्स की कोई शुरुआत नहीं है। आइंस्टाइन भी इन्हीं में से थे। आइंस्टाइन भी यही समझते थे कि जो कायनात है इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, कोई बिगिनिंग नहीं हुई। हालांकि उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सजेस्ट किया था कि कायनात की एक बिगिनिंग होनी चाहिए, लेकिन बजाते खुद वो ये मानते थे कि कायनात की जो है वो कोई शुरुआत नहीं है, बल्कि कायनात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। यह आइंस्टाइन का मौक़िफ़ था। आइंस्टाइन ने ये अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कही थी 1916 में। तो लिहाजा बाद में जाकर के जब ये डिस्कवरी हुई कि कायनात की कोई ना कोई शुरुआत है, कायनात की कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आइंस्टाइन ने रिग्रेट किया और आइंस्टाइन ने ये कहा कि द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ, यानी आइंस्टाइन ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यानी कि उन्होंने 1916 में ये सजेस्ट किया था कि कायनात को स्टैटिक नहीं होना चाहिए, कायनात की कोई ना कोई शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन खुद वो ये नहीं मानते थे। लेकिन बाद में जब जा कर के डिस्कवरी हुई और ये पता चला कि कायनात की कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और कायनात जो है वो एक्सपेंड कर रही है, तो लिहाजा आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस थी वो कुछ और कह रही थी और आइंस्टाइन कुछ और कह रहे थे। बाद में आइंस्टाइन ने जा कर के रिग्रेट किया और कहा कि सबसे बड़ी गलती की है मैंने अपनी लाइफ में। मैंने कहा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है मेरी है कि मैं जो है साइंस की दुनिया में एक ऐसी तहलका अंगेज, एक ऐसी स्पेक्टेकुलर प्रेडिक्शन करता, लेकिन मुझसे चांस मिस हो गया। लेकिन खैर अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन खैर 1933 में उसके बाद आइंस्टाइन जो है, जो लिमाट्रे ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी, तो आइंस्टाइन ने उस थ्योरी को मान लिया कि ये सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी थ्योरी है जो कि लिमाट्रे ने प्रेजेंट की है, जो कि कायनात की, यूनिवर्स की जो क्रिएशन है इसके बारे में बताती है। यानी कि ये सबसे बेस्ट थ्योरी है जो लिमाट्रे ने प्रेजेंट की थी, थ्योरी ऑफ प्रिमीवल एटम का। लिहाजा आइंस्टाइन ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि कायनात की ओरिजिन के बारे में हमें बताती है। बाद में जा कर के और मॉडिफिकेशंस हुई और इसी थ्योरी को जो है बाद में नाम दिया गया बिग बैंग का। बिग बैंग थ्योरी के नाम से ये मशहूर हुई। किस तरह मशहूर हुई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। सबसे पहली चीज़, बिग बैंग जो थ्योरी है वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करती है, ना कि ये डिस्क्राइब करती है कि जो कायनात है उसका जो फर्स्ट कॉज ऑफ द बिग बैंग है वो क्या है। बिग बैंग का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई बिग बैंग थ्योरी ये बताए कि जो बिग बैंग हुआ किस तरह, यानी कि जो पहला जो एटम है, जो प्रिमीवल एटम है या जो कॉस्मिक एटम है वो किस तरह बना या किस तरह आया, उसका कॉज क्या था। बिग बैंग का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। बिग बैंग की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्राइब करती है कि जो कायनात है, जो यूनिवर्स है,
इसकी एक्सपेंशन किस तरह हुई है। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, जैसा मैंने कहा आपको कि हबल ने डिस्कवरी की थी कि कायनात जो है वो क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है। तो लिहाजा अगर हम कायनात में पीछे चले जाएं, वक्त में पीछे चले जाएं, जो कायनात है जो एक्सपेंड हो रही है, अगर हम इस प्रोसेस को रिवाइंड करें तो लिहाजा हम एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएंगे कि जो पूरी जो यूनिवर्स है वो सिर्फ एक पॉइंट पर आकर के जमा हो जाएगी, यानी कि जो सारा एटम है यूनिवर्स में ये एक पैक्ट में आकर के जमा हो जाएगी, एक सिंगल पार्टिकल बन जाएगी। जैसे जो सिंगल पार्टिकल था, ये जो पार्टिकल था, तो लिहाजा क्या हुआ, ये बहुत तेजी के साथ क्या हुआ, ये एक्सपैंड हुआ। इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं बिग बैंग का, यानी कि जो पूरी जो यूनिवर्स का जो एटम है वो हम जा कर के वो क्या करें, वो पैक्ट करें एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, और इस सिंगल पॉइंट पे पहले कोई स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, एक सिंगल पॉइंट में ये पूरी जो यूनिवर्स है हम इसको पैक्ट करें, और उसके बाद सिंगल जो पॉइंट है ये क्या हुई, ये एक्सपेंड हुई, बहुत तेज़ी के साथ क्या हुई, ये एक्सपेंड हुई, एक्सप्लोजन नहीं हुई। आपने ये याद रखना है, एक्सप्लोजन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुआ। तो इस एक्सपेंशन को, तो लिहाजा इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इस मूवमेंट को हम बिग बैंग का नाम देते हैं। लिहाजा ये एक और मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो ये सोचते हैं कि जो कायनात है वो क्या हुई, ये पहले क्या थी, बिग बैंग, वो इसको कहते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ, और इस धमाके के नतीजे में हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या हुई, वो वजूद में। लिहाजा ऐसा नहीं है, बिग बैंग थ्योरी ये नहीं कहती। बिग बैंग थ्योरी का ये मानना है जो यूनिवर्स है वो क्या हुई, वो बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड हुई। तो यूनिवर्स एक्सपेंशन का नतीजा है, ना कि एक्सप्लोजन का। बिग बैंग हुई, बिग बैंग के एक सेकंड बाद हमारी जो कायनात है इसमें जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस, ये इन सारी चीज़ों से हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या होगी, वो भर गई। उसके बाद बिग बैंग के 3 मिनट के अंदर अंदर जो लाइट एलिमेंट्स हैं वो पैदा होनी शुरू हो गई एक प्रोसेस के नतीजे में, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसाइंथेसिस। इसके बाद बहुत टाइम बाद, यानी कि 13.6 बिलियन ईयर अगो हमारी जो पहला जो स्टार था वो क्या हुआ, वो बना। इसके बाद बिग बैंग के 13.4 बिलियन ईयर्स अगो जो पहली जो गैलेक्सी है वो बनी, और 4.6 बिलियन ईयर अगो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो बिग बैंग के 9 बिलियन साल बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना। 4.1 बिलियन ईयर्स अगो पॉसिबल लाइफ के ट्रेसेस मिलते हैं। अच्छा, आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब इसके बाद आते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का नाम जो है बिग बैंग ये कब पड़ा, कैसे पड़ा। 28 मार्च 1949 को रेडियो इंटरव्यू में, BBC के एक ब्रॉडकास्ट में, एक रेडियो इंटरव्यू में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था फ्रेड हॉयल। तो उन्होंने सबसे पहले बिग बैंग का नाम यूज़ किया, और वो भी उन्होंने मजाक के तौर पे, तंजिया तौर पे ये नाम इस्तेमाल किया था। और जो फ्रेड हॉयल थे वो बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते थे, वो थ्योरी ऑफ प्रीमिवल एटम को नहीं मानते थे, वो ये नहीं मानते थे कि कायनात की कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि बिग बैंग, यानी कि जो थ्योरी ऑफ प्रीमिवल एटम बता रहा है कि कायनात की एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्रेड हॉयल ये नहीं मानते थे। इस वजह से फ्रेड हॉयल ने इस थ्योरी को मजाकिया तौर पे, तंज के तौर पे जो है एक नाम दिया बिग बैंग का, एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान, कि भाई तुम कहते हो कि एक कॉस्मिक इन्फ्लेशन है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन है, और बस एक धमाका हो गया और कायनात आ गई, और इस तरह बस पूरी जो यूनिवर्स है वो वजूद में आ गई। तो फ्रेड हॉयल जो है उन्होंने तंज के तौर पे ये नाम इख्तियार किया था बिग बैंग। बाद में जाकर के आम लोगों ने बिग बैंग का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब इस थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ प्रीमिवल एटम था। बाद में जाकर के क्या पड़ा, बिग बैंग। उसके अलावा एक और व्यू है, क्राग ने जो है 2013 के अपने एक आर्टिकल में ये लिखा है, क्राग ने 2013 के अपने एक आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया है, और उन्होंने ये बात कही है कि जो हॉयल थे उन लोगों ने जो है मजाक के तौर पे, तंज के तौर पे बिग बैंग का नाम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये सोचा अपने मन में, उन लोगों ने ये सोचा और उन लोगों ने ये देखा कि हाँ, इस थ्योरी को, जो थ्योरी ऑफ प्रीमिवल एटम है या जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुई है और एक एक्सपेंशन की वजह से हमारी जो यूनिवर्स है वो वजूद में, ये तो क्राग ये आर्ग्यू करते हैं कि उनको ये नाम सही लगा इस थ्योरी के मुताबिक कि बस एक बिग बैंग हुआ
एक बैंग हुआ और उससे जो है जो यूनिवर्स है वो वजूद में आई। तो लिहाजा क़ुरान कहते हैं जो हयल थे उन लोगों ने मजाक के तौर पे, तंज के तौर पे, डिसीसिवली जो है इस नाम को इस्तेमाल नहीं किया। खैर, अब सच्चाई जो भी है, तो लिहाजा मैंने आपके सामने दोनों व्यूज़ रखे कि आप जान सकें कि बिग बैंग के नाम के पीछे क्या कहानी है। अच्छा, आपने बिग बैंग को समझ लिया, इसके अलावा आपने ये समझ लिया कि बिग बैंग का नाम किस तरह पड़ा। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इसकी तरफ जाएंगे, ये कि जो मिसकंसेप्शंस है हमारे माइंड में बिग बैंग से रिलेटेड, हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन है बिग बैंग से रिलेटेड, वो ये मिसकंसेप्शन है कि जो बिग बैंग है वो क्या थी, ये एक एक्सप्लोजन था, यानी कि एक एक्सप्लोजन था, एक धमाका हुआ, उस धमाके की वजह से हमारी जो कायनात है वो वजूद में आई। तो लिहाजा मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा कि ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि बिग बैंग जो है वो क्या है, वो एक मूवमेंट है, एक एक्सप्लोजन नहीं है बल्कि एक एक्सपेंशन है। एक बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंशन हुई और इस एक्सपेंशन को हम क्या नाम देते हैं, बिग बैंग का, कि एक रैपिड एक्सपेंशन हुई और उस रैपिड एक्सपेंशन की वजह से हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या हुई, वो बनी। आपको जो है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको ये कहेंगे कि देखें एक्सप्लोजन जो है उधर होता है जिधर स्पेस होगा, जिधर स्पेस है उधर क्या होगा, एक धमाका होगा। तो लिहाजा बिग बैंग की थ्योरी ये ऐसा कुछ नहीं कहती। बिग बैंग की थ्योरी का ये मानना है, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि एक्सप्लोजन नहीं था, एक्सप्लोजन के लिए स्पेस चाहिए होती है। जिस तरह आप देखें धमाका होता है कहीं पर, तो लिहाजा जो पूरे जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं और धमाका का एक सेंटर पॉइंट होता है और धमाका स्पेस में होता है। तो लिहाजा बिग बैंग के साथ इस तरह नहीं था, बिग बैंग का कोई सेंटर पॉइंट नहीं था, कोई जो है एक्सप्लोजन नहीं था। सही है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बिग बैंग ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है नथिंगनेस से, यानी कि कुछ नहीं था उसके बाद यूनिवर्स क्रिएट हुई। हालांकि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो ये एलेबोरेट करती है कि जो यूनिवर्स है वो किस तरह एक्सपेंड हुई, यानी कि हमारी जो यूनिवर्स किस तरह आई है। बिग बैंग की थ्योरी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि जो पहला जो एटम था वो किस तरह हुआ या कॉज क्या था फर्स्ट प्रिमीवल एटम का। बिग बैंग की थ्योरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिग बैंग की थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को अर्ली स्टेजेस पे, ना कि अल्टीमेट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है या डिस्क्राइब करती है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है वो ये कि जो बिग बैंग हुई वो स्पेस में एक खास स्पेसिफिक पॉइंट में हुई। एक ये भी कहा जाता है कि बिग बैंग का एक सेंटर था, एक मिसकंसेप्शन है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि जो धमाका हुआ उसका कोई सेंटर होता है, लिहाजा बिग बैंग का कोई सेंटर नहीं था, पूरी यूनिवर्स में बिग बैंग हुई है। यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रही है वो सारे डायरेक्शन में इक्वली क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है और कोई सेंटर पॉइंट नहीं है इसका, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सपेंशन नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सेंटर है यूनिवर्स की, यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है। कोई सेंटर नहीं है बिग बैंग का, कोई जो है वो यूनिवर्स जो है वो उस हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, वो इक्वली क्या हो रही है, वो एक्सपेंड हो रही है। और मिसकंसेप्शन ये कि बस बिग बैंग हुई उसके बाद जो है जैसे ही बिग बैंग हुई यूनिवर्स आई, उसके बाद जो है जानदार भी वजूद में आ गए, इंसान भी वजूद में आ गया, हमारी जो दुनिया है वो भी वजूद में आ गई और पहली जो लाइफ है वो भी बस जल्दी शुरू हो गई। लिहाजा अक्सर लोग ऐसे मानते हैं, हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। तो बिग बैंग है वो क्या है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे के पहले जो है एक सिंगुलैरिटी से जो है वो स्टार्ट हुई जो कि एक्सट्रीमली डेंस थी, हॉट पार्टिकल था। उसके बाद जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र तय करते करते जो है किस तरह स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, उसके बाद सोलर सिस्टम बना और अर्थ बनी। उसके बाद जा करके जो है अर्थ जा करके फिर अपने इनिशियल जो अर्ली स्टेजेस हैं उससे गुजरी। उसके बाद में जा करके बहुत सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जो है जो फर्स्ट लाइफ थी वो क्या हुई, वो इवोल्व हुई। तो बिग बैंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि बस इंस्टेंट कोई इवेंट हो गया और बस सब चीज़ें जो है वजूद में आ गई, इस तरह नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इसके अलावा क्या बिग बैंग के अलावा कोई और साइंटिफिक थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के? अगर हैं तो कौन कौन सी हैं? कुछ ऐसी थ्योरीज हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और इसके अलावा बिग बैंग की थ्योरी से पहले साइंसदान किस थ्योरी को मानते थे, कि साइंसदानों का क्या मानना था कि जो कायनात है ये किस तरह वजूद में आई, या कायनात से रिलेटेड साइंसदानों का क्या नज़रिया था, फिजिसिस्ट का क्या नज़रिया था कायनात से कायनात के मुताल्लिक, ये जानने की कोशिश कर।
बिग बैंग से जो बिग बैंग की जो अल्टरनेटिव थ्योरी है, पहली जो थ्योरी उसको हम नाम दे सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी का। यह स्टेडी स्टेट थ्योरी 1948 में प्रेजेंट की गई। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूनिवर्स है वो हमेशा से एक्सपेंड कर रही है और मैटर जो है वो कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है, और उसके नतीजे में जो हमारे जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वो क्या हो रही है, वो बन रही हैं, नई गैलेक्सीज बन रही हैं, नए स्टार्स बन रहे हैं। और जो पुराने जो गैलेक्सीज हैं, पुराने जो स्टार्स हैं, वो क्या हो रही है, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर जा रही है, यानी कि वो अनऑब्जर्वेबल हो रही हैं। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी का ये मानना है सिंपल कि जो कायनात है वो कोई क्रिएट नहीं हुई, यानी क्या इसका ये जो है इसकी शुरुआत है, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। 1940 से लेकर के 1960 तक एस्ट्रोफिजिकल जो कम्युनिटी है वो डिवाइड थी 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप स्टेडी स्टेट थ्योरी को मानता था और एक ग्रुप जो है वो बिग बैंग थ्योरी को मानता था। लेकिन अब जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है वो बहुत सारे फिजिसिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। हमें 1960s के मिड में कुछ इस तरह के एविडेंस मिले जो कि ये बताते थे कि स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है वो सही नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। तो लिहाजा इसी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और बिग बैंग से पहले जो फिजिसिस्ट थे, जो एस्ट्रोफिजिक कम्युनिटी थी, वो स्टेडी स्टेट थ्योरी को मानती थी। वो ये मानती थी कि जो कायनात है वो हमेशा से और हमेशा रहेगी। इसके अलावा एक और थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के बाद एक ख़ास मुद्दत के लिए, एक ब्रीफ टाइम तक जो है एक ख़ास क्या हुई, एक एक्सपेंशन हुई, जिसको हम नाम दे सकते हैं इन्फ्लेशन का, यानी कि एक इन्फ्लेशन पीरियड था बिग बैंग के बाद। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो कभी स्टॉप नहीं हुई, बल्कि वो क्या हुई है, वो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ, यानी कि लामहदूद वक्त तक जो है क्या हो रही है, वो इन्फ्लेशन क्या है, वो चल रही है, इन्फ्लेशन हो रही है कायनात में। यानी कि कहीं पर इवन के अभी भी कहीं यूनिवर्सेस जो है वो क्या हो रही है, वो क्रिएट हो रही है, वो बन रही हैं। यानी कि नई यूनिवर्सेस क्या हो रही है, नई यूनिवर्सेस बन रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। कहीं इसमें कहीं और पर न्यू यूनिवर्सेस जो है वो क्या हो रही है, वो क्रिएट हो रही है, जिसको हम नाम दे सकते हैं मल्टीवर्स का। और हो सकता है कि इस यूनिवर्स के मुख्तलिफ फिजिकल लॉज हों। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी जो है ये क्या थी, ये एक्सटेंशन ऑफ द बिग बैंग थ्योरी की एक्सटेंशन थी। और उसके बाद ये थ्योरी भी जो है क्या होगी, ये रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमें इस थ्योरी के मुतालिक कुछ सबूत नहीं मिलते, कोई एविडेंस नहीं मिलते। लिहाजा ये पूरा सफ़र था कायनात का कि हम एक्सप्लोर करें। एंशियंट माइथोलॉजी से हमने स्टार्ट की थी कि किस तरह उनका अकीदा था, क्या नज़रिया था उनका कायनात से रिलेटेड, और अब तक हम आए साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हमने की। हमने साइंटिफिक जाविये से ये समझने की कोशिश की कि कायनात की इब्तिदा, कायनात के यूनिवर्स की क्रिएशन किस तरह हुई है। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी के मुतालिक जो मिसकंसेप्शंस हैं हमने उसको भी एड्रेस किए। इसके अलावा हमने ये भी जानने की कोशिश की कि बिग बैंग थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, कौन सी थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी मानती थी, जो कि स्टेडी स्टेट थ्योरी है, मैंने आपको कहा। इसके अलावा बिग बैंग से रिलेटेड और कोई अल्टरनेटिव थ्योरी है, वो कौन सी है, कौन सी अल्टरनेटिव थ्योरीज हैं, वो मैंने आपको कहा कि स्टेडी स्टेट थ्योरी है। और इसके अलावा इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी है। इन 2 थ्योरीज का मैंने जिक्र किया आपसे। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें कोई फैक्ट्स नहीं मिलते, कोई एविडेंस, हमें हार्ड एविडेंस उनके मुतालिक, उन थ्योरीज से मुतालिक नहीं मिलते। इस वजह से मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उसको डिस्कस किया जाए।